हेलो स्टूडेंट, तो आज हम 9th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर ले रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में। उसके पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि क्या क्या हमारे सेल में होता है, क्या क्या उसके फंक्शन है, मैकेनिज्म क्या क्या है, वो सब मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। आज हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और उसके ऑर्गेनेलेज कितने सारे होते हैं और उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज सेकेंड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर, एक और लेक्चर के बाद आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज हम एनिमल सेल पढ़ा रहे हैं, कल हम आपको प्लांट सेल भी बताएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो एनिमल सेल में बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा एक बॉडी है। ठीक है, हम एक बॉडी है, हम जितना काम कर रहे हैं उतना एक सेल भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि हमारा पूरा बॉडी मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, तो वही हम बोल रहे थे कि न्यूक्लियस जो हमारा सबसे सेंटर में होता है, जैसे हमारा माइंड है वैसे ही सेल का एक न्यूक्लियस है जो कि सारा काम करता है। ठीक है, सब काम को कंट्रोल करता है कि कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम कब होगा कब नहीं होगा, वो सब बताने वाला हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो कि हमारा हेड ऑफ द फैमिली है। जैसे हमारा हेड कौन सा है, हेड जो हमारा माइंड है, ब्रेन, तो न्यूक्लियस भी हम सेल का ब्रेन है। ब्रेन ऑफ सेल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हो गया। अब हम सबसे पहले सेल का जो सबसे ऊपर वाला, एनिमल सेल में एक ही लेयर होता है। ठीक है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और फिर और जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें दो गो होता है, उसमें एक सेल वॉल भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्डनेस का काम करता है, जिसके कारण जो हमारा पेड़ होता है, प्लांट होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है ऊपर से। ठीक है, और हमारे लिए तो हार्डनेस की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जहाँ से देखेंगे वहाँ से कोमल है। तो कोमल होने का मतलब है कि उसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक ही लेयर है। ठीक है, फिर उस जो सारा चीज़ इसमें सेल में किस चीज़ में सब चीज़ तैर रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब किस चीज़ में तैर रहा है, तो उस तैरने वाले लिक्विड को, प्लाज्मा को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है जो कि हमारा होता है पावर हाउस। फिर हमारा आता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं टू टाइप्स के, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कैसे बन जाता है, जब उस पर राइबोसोम लग जाते हैं, उस पर चिपक जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जब नहीं चिपके होते हैं तो वो एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, फिर हमारा आता है लाइसोसोम जो कि ऐसा होता है और उसका नाम होता है लाइसोसोम। और ये राइबोसोम एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी रहता है चिपका हुआ और अलग अलग भी होता है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, फिर हम न्यूक्लियस बताए ही हैं। फिर हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा पूरा एक सेल हो गया, एनिमल सेल। ठीक है, अब ऑर्गेनेलेज क्या होते हैं, यानी कि जो सेल में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे में कितने सारे ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में, वैसे ही सेल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, यही दो चीज़ पढ़ना है। हमारा जितना भी ऑर्गन्स है, सेल के ऑर्गेनेलेज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब में क्या क्या काम होता है, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दो ही चीज़ इसमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप 9th में कम पढ़ेंगे और जब इसी को हम ग्रेजुएशन लेवल पे देखेंगे तो एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको एक चैप्टर ही रख दिया जाता है, यूनिट ही पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेले। आप एनिमल सेल के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन सा है, वैसे ही हम प्लांट सेल एक दिन देख लेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। फिर हमारा सेल ऑर्गेनेले के पहला ऑर्गन होता है उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है, ऐसा होता है, एक रफ एक स्मूथ, ऐसा दिखने में ऐसा हो गया, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है, तो वो काम करता है मैन्युफैक्चर का, यानी कि बनाने का, कोई भी चीज़ बनाने का, जैसे कि प्रोटीन बनाने का, ठीक है, फैट बनाने का, एंजाइम्स रिलीज करने का, ये सब काम हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, तो एसटी स्ट्रक्चर का हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे थे, स्ट्रक्चर का एसटी, तो हम सोचे कि आपको बता देना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोट्स में इतना छोटा सा लिखने के बाद बड़ा क्या है इसका। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर क्या है उसका, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इसका लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ से लेकर नीचे तक कहीं तक भी जाता रहता है, बड़ा बड़ा सा रहता है, इसलिए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन और बाउंड, ठीक है, ट्यूब्यूल्स एंड सेट्स इसका होता है स्ट्रक्चर। और ये मैन्युफैक्चरर होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और SER, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ रहता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फैट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये दोनों मिलाकर भी एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन जेनेसिस होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जब मेम्ब्रेन बनता है, मेम्ब्रेन बनने वाली चीज़ को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं, जो कि एंजाइम करते हैं, यही फैट और प्रोटीन के कारण, जो कि RER और SER मिलकर करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, फैट बनाते हैं, और मेम्ब्रेन कैसे बनेगा वो भी बताते हैं, ठीक है। और फिर हमारा आगे आता है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस इसमें कहाँ है, गोल्जी एपैरेटस ये है हमारा गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि अगर एग्जाम में देता है आपको बनाने के लिए, ठीक है, 10th के बोर्ड में, तो बनाने के लिए जब देगा ना तो आपको टाइम तो सफिशिएंट मिलता है उसमें। बोर्ड का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें टाइम आपको सफिशिएंट मिलेगा कि इतना देर में आपको ये बनाना है, इतना देर में आपको जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आराम आराम से बनाइएगा, फुल टाइम मिलता है, 3 घंटा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही गोल्जी एपैरेटस हम एक छोटा सा मतलब बनाने का तरीका था कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो इसमें समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा से बनाना होगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो गोल्जी एपैरेटस है हमारा, वो क्या करता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स अरेंज इन पैरेलली। क्या होगा इसका, जो गोल्जी एपैरेटस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस बॉन्ड होता है और वेसिकल्स होते हैं और अरेंज पैरेलली, ये पैरेलल अरेंज होते हैं, देख रहे हैं ये एकदम पैरेलल है, कुछ इधर उधर होने का इसमें चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, पैकर है और मूवर है, ये पैक करता है सामान को और मूव करवाता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ ले जाना है ये काम करता है, ठीक है। तो इसका हो गया पैकिंग एंड डिसपैकेजिंग, मतलब कि पैक भी करता है और इधर से उधर ले भी जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सिंथेसिस करता है मटेरियल, उसी को ही पैक करता है और मूव कर देता है अलग, ठीक है। फिर हमारा आता है सिंपल शुगर को ये कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है, कि अगर हम सिंपल शुगर है तो उसको वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, ताकि जो जो काम हमारे बॉडी में है कॉम्प्लेक्स शुगर का वो सब हो सके, ठीक है। फिर हमारा आता है ये लाइसोसोम फॉर्मेशन भी करता है, गोल्जी एपैरेटस जो है वो लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम कहाँ दिखाए थे आपको, ये जो है लाइसोसोम वो फॉर्म भी करता है ये गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। फिर हमारा आता है लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है, डस्टबिन है और सुसाइडल बॉम्ब है, मतलब आत्महत्या की थैली है। इसको आप एकदम अच्छा वे में समझ लीजिए कि ये बहुत सारे सामान जो आपके सेल में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ खराब हो रहा है तो वो अपने आप में भर लेता है, ठीक है। अगर कोई बाहर से खतरा आ रहा है तो अगर वो उससे लड़ नहीं सकता है, सेल उस चीज़ से, वो वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ नहीं सकता है, तो वो खुद को ख़त्म कर लेता है, मतलब फट जाता है वो। तो यही सुसाइडल बॉम्ब के कारण वो फट जाता है। और इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण ये गल भी जाता है, ये गला भी देता है अपने सेल को। इसलिए कभी कभी आपको जब चोट लग जाती है किसी भी जगह पे तो आपको ब्लैक स्पॉट्स हो जाएंगे वहाँ पे, जब चोट जहाँ पे लगेगा वहाँ पे ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उतना दूर का जो सेल है ना वो लाइसोसोम फट गया है वहाँ पे, ठीक है। और फटने के कारण वहाँ पे वो जब फट गया और वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे फटने के कारण वहाँ पे ब्लैकनेस आ रही है, ठीक है।
तो अब पढ़ते हैं डस्टबिन एंड सुसाइडल बॉम्ब हो गया ये, और डिस्पोजेबल सिस्टम होता है इसमें। डिस्पोजेबल सिस्टम वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल को वो डिस्पोज कर देता है, ठीक है। फिर सैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसमें, जिसके कारण ये ब्लास्ट होकर सबको अपने आप में क्या उसको बोलें बैलेंस कर देते हैं कि अब ये काम हो चुका है, ठीक है। तो वो हमारा RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका ये डाइजेस्टिव एंजाइम वो जो बनाता है वो इसको करता है, ठीक है। फिर ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है, ब्रस्ट भी करता है। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है सेल का तो ये फट जाता है। क्या कहें कि बैक्टीरिया वायरस ये सब आता है तो ये लड़ता है, अगर लड़ ना पाया तो ये फट जाता है, ठीक है। और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तब भी ये फट जाता है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ ऑर्गेनेले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस, किचन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ही डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं समझेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इंग्लिश में तो नोट्स हैं ही, आपको हम हिंदी में पहले समझाते हैं कि आप अगर हिंदी में ये चीज़ याद रहेगा तो आप CBSE बोर्ड के बच्चे इंग्लिश को ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारा किचन होता है, पावर हाउस, ठीक है। तो सेल को जो एनर्जी चाहिए होता है, सेल को एनर्जी किस चीज़ में चाहिए होता है? ATP। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो फॉर्म कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल जो एंजाइम होता है उसको ATP में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है ATP, ठीक है। फिर इसके खुद के DNA एंड राइबोसोम होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खुद के पास DNA और राइबोसोम होते हैं, तो ये खुद के प्रोटीन भी बना सकते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम हम कहाँ बताए थे आपको? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाता है, तो ये खुद से भी प्रोटीन बना सकते हैं। अगर ये बनाना छोड़ भी दे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद फॉर्म कर सकता है प्रोटीन, पर जब करने वाला हो तो ये काम नहीं करता है, ठीक है। पर ये कर सकता है क्योंकि इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम है, और जो जिसके पास DNA और राइबोसोम दोनों हो वो अपना प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन भी बना सकती है, ठीक है। ये जो है वो 2 मेम्ब्रेनस होते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं 2 मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। एक मेम्ब्रेन और 2 मेम्ब्रेन्स। तो 2 मेम्ब्रेन्स में जो ऊपर वाला है आउटर लेयर वो पोर्स के थ्रू होता है, यहाँ पे छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है। तो आउटर जो होता है वो पोर्स होता है और इनर जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। ये जो अंदर वाला है वो डीपली फोल्डेड होता है, बहुत सारी लेयर से डीपली मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर से फोल्डेड होता है, ठीक है। वो बनाता है मैक्सिमम ATP क्रिएटेड, यही है, यही फोल्डिंग के कारण ही ये ATP फॉर्म करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मेटाबॉलिज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे तक, और अगले लेक्चर में हम आपको प्लांट सेल पढ़ा देंगे, और फिर जो जो ऑर्गन्स बच गए और चैप्टर में क्या क्या बच गया है वो सब पढ़ा देंगे। 3rd लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।